बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी है मिर्जापुर नामक गांव की। इस गांव में एक मुकेश नाम का आदमी रहता था, जिसे खाने पकाने का बहुत शौक था। साथ ही वह बहुत अच्छा खाना बनाया करता था। लेकिन वह किसी ढाबे या होटल पर काम ना करके अपने खुद के खेतों में काम क्या करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो अपनी बीबी और बच्चे का खर्चा नहीं निकाल पाता था। तभी उसकी बीबी सोनम एक दिन उससे बोलती है, अगर यही हालत रहे हमारे तो घर कैसे चलेगा। तुम दिन भर में 200-300 रुपए कमा पाते हो। अब तुम ही बताओ कि इन 200-300 रुपए में क्या क्या करे। इतने पैसे में कुछ भी नहीं हो पाता है। ना तो घर में कुछ सामान है, ना बच्चों की स्कूल की फीस जमा है। मैं अब इस गरीबी से परेशान आ चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पैसे जोड़कर एक होटल खोलूंगा, लेकिन जोड़ने की तो दूर की बात, जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उतने पैसों में घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए मैं सोचा रहा हूँ कि किसी होटल में खाना बनाने का काम कर लूं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुकेश के पास वाले गांव में एक शादी होती है, लेकिन जिनके घर शादी थी उनको कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल पा रहा था। फिर वो अपने एक नौकर को बुलाकर कहता है, सुनो रमेश, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा बावर्ची है जो खाना बनाने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो? तुम्हें तो पता ही है, कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और मुझे कोई भी अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है। साहब जी, हमारे गांव में मुकेश बावर्ची रहता है जो बहुत ही लजीज खाना बनाता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता है। दूर दूर से लोग उसको खाना बनवाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, वैसे किस होटल में खाना बनाने का काम करता है वो? क्योंकि मैं उस होटल में जाकर उसके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। साहब, मुकेश किसी होटल में काम नहीं करता है। मुकेश का मानना है कि किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। इसलिए वो अपने खेतों में काम करता है और खेती से अपना गुजारा करता है। कभी कभी अपने जानने वालों के यहाँ शादी में खाना बनाने चला जाता है। तुम उस बावर्ची की इतनी तारीफ कर रहे हो, पता नहीं वो लजीज खाना बनाएगा भी या नहीं। मलिक, तुम एक बार उसे बुलाकर उसके हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, कल सुबह तुम उसको यहाँ पर लेकर आना। मैं पहले उससे थोड़ा सा खाना बनवा कर खाऊंगा। अगर वाकई उसका खाना लजीज हुआ तो मैं शादी के खाने का पूरा काम उसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर रमेश मुकेश के घर जाता है। मुकेश भाई, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। इस काम में तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा रमेश भैया, कैसा काम है, जरा बताओ तो सही। मुकेश भाई, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ मेरे मालिक की बेटी की शादी है और उनको एक खाना बनाने वाला चाहिए जो लजीज खाना बनाता हो। तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया कि हमारे गांव में मुकेश भाई जैसा खाना कोई बना नहीं सकता। कल सुबह मालिक ने तुम्हें घर बुलाया है। रमेश, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा नाम बता दिया। इस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं कल तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह रमेश मुकेश को अपने मालिक के घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही मुकेश कहता है, नमस्ते मालिक, मेरा नाम मुकेश है। रमेश ने बताया था कि कल आपकी बेटी की शादी है, जिसके लिए तुम्हें एक खाना बनाने वाले की जरूरत है। तो बताइए कौन कौन सा खाना बनाना है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है मुकेश। रमेश तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो बताओ, तुम्हें कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है। बताओ, बना लोगे या नहीं? सोच समझ कर बताना, और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें सोचना क्या साहब, मैं बना लूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। देखिए, लड़के के घर वालों को शाही पनीर बहुत पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनाना है। और बाकी छोले चावल, पानी पूरी, आलू टिक्की, दही बल्ले और एक दो चीज मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम लजीज होना चाहिए। मालिक, आप उसकी चिंता मत करो, खाना बहुत ही लजीज बनाऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप खाने का सामान मंगवा लो, मैं कल सवेरे सवेरे आऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना, कभी घर पर ही दोपहर कर दो। मुकेश अपने घर जाता है और अपनी बीबी को सारी बात बताता है कि उसे बहुत बड़े आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम मिला है। मुकेश की बीबी मुकेश से कहती है,
जी देखिए, आपको बहुत बड़ा काम मिला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। इससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा और आपको भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना और तुम भी तैयार रहना, हमें सवेरे सवेरे निकलना है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सवेरे सवेरे मालिक के घर पहुंच जाते हैं और मालिक उनसे कहता है, अरे मुकेश, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए। वादे के बहुत पक्के हो। ये महिला कौन है? मालिक, ये मेरी पत्नी है। ये भी मेरी काम में मदद करने आई है। दोनों करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मुकेश, जो तुम अपनी पत्नी को साथ ले आए। मैंने खाना बनाने का सामान मांगा दिया है। तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। चलो मैं तुम्हें सामान दिखा देता हूँ। मालिक उनको एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है, जहां बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाना बनाने का सारा सामान भी मौजूद था। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले वह दोनों सारे पकवान बना देते हैं और मुकेश शाही पनीर बनाता है। शाही पनीर जिसकी खुशबू मालिक को अपनी ओर खींच लाई और मालिक कहता है, अरे वाह मुकेश, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और शाही पनीर की तो अलग ही खुशबू आ रही। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रमेश, जैसा मुझे बताया था। तुमने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। सुनो, कल दोपहर आकर तुम अपने पैसे ले जाना। मुकेश और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा पसंद आया शाही पनीर, जिसे हर कोई बड़े शौक से खा रहा था। अगले दिन मुकेश मालिक के घर पैसे लेने आता है। मुकेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितना लजीज खाना बनाया था तुमने। मेहमान तुम्हारे खाने की तारीफ करते हुए नहीं तक रहे थे। अगर तुम ऐसा ही लजीज खाना बनाते रहें तो एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम खेती करने के लिए नहीं बने हो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, सबको खाना पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये लो मुकेश, 10,000 रुपए। मुकेश, तुम इतना लजीज खाना बनाते हो, फिर तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं करते? तुम अपने इस हुनर को बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूँ इन पैसों से तुम अपना खुद का काम करो। मालिक, ये पैसे बहुत ज्यादा है। मैंने इतना काम नहीं किया जितने आप मुझे पैसे दे रहे हो। मालिक, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। मुकेश, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम इन पैसों से शाही पनीर बनाने का काम शुरू करो, फिर देखो तुम कितना आगे जाते हो। अब मुकेश शाही पनीर और चावल का एक ठेला लगाता है। शुरू में कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता है। फिर एक दिन मुकेश के ठेले पे एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। वो मुकेश से कहता है, अरे भाई, ये क्या, तुमने तो अपनी दुकान पर कोई बैनर नहीं लगा रखा है। आप एक काम करो, आप अपनी दुकान पर बैनर लगाओ, जिससे तुम्हारी दुकान का लोगों को पता चलेगा, और खाना थोड़ा मंदा कर दो। फिर देखना तुम्हारे ठेले पर कैसे भीड़ लगती है। और मुकेश ऐसा ही करता है। फिर मुकेश की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह मुकेश भाई, 30 रुपए में शाही पनीर और चावल, इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? और जगह तो 80 रुपए से कम नहीं है, और ये तो खाने में भी बहुत लजीज है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया है। भाई, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरा तो बस खर्चा निकल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मुकेश का व्यवहार और उसका लजीज खाना देखकर अब हर कोई मुकेश की दुकान पर आने लगा था। अब मुकेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने गांव में एक होटल खोल लेता है। एक दिन मालिक मुकेश के होटल पर आता है और बोलता है, अरे मुकेश, तुम यहाँ काम करने लगे? नहीं मालिक, ये तो मेरा ही होटल है और ये अब आपकी वजह से हुआ है। आपके दिए हुए पैसे से मैंने एक ठेला लगाया और वो खूब चला, फिर मैंने ये होटल खोल लिया। मुकेश, ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। उस दिन तुम्हारे हाथ का लजीज खाना खाकर समझा गया था कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। मालिक, आज मैं आपको अपने होटल का लजीज शाही पनीर खिलाऊंगा। इस तरह मुकेश ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी गरीबी को मिटाया और एक अमीर इंसान बन गया। चल चल, अरे जल्दी चल चल शंभू, जल्दी चल।
हमें सारा खेत जोतना है और कल हमें माधव सेठ का भी खेत जोतने के लिए जाना है। जल्दी चल। हुर्र। अरे बाप रे, इतनी कड़क धूप, मेरी तो जान निकलती जा रही है। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम से जुताई कर लेता हूँ। फिर बिरजू एक जगह पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी लेता है। हाँ, हे भगवान, पानी पीने के बाद तो मेरा मन कुछ आराम करने को कह रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर अच्छे से जुताई कर लेता हूँ। बिरजू पानी पीकर उसी पेड़ की छांव के नीचे सो जाता है। तभी अचानक एक जहरीला सांप वहां आ जाता है और बिरजू के एक बैल को डस लेता है। तुरंत ही वो बैल मर जाता है। अरे राम राम, पानी पीने के बाद तो मेरी आंख लग गई। चलो, अब सारा खेत जोतना है। अरे ये क्या हो गया मेरे बैल को? हे भगवान, मेरे बैल को तो किसी जहरीले सर्प ने काटा है। अब मैं क्या करूं? एक ही तो सहारा था, अब मैं किससे मदद मांगूं? फिर बिरजू शंभू को बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या हुआ बिरजू, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं माधव सेठ, कड़कती धूप से बचने के लिए जरा सा पेड़ के नीचे क्या बैठ गया, मेरी आंख लग गई। उसी वक्त एक जहरीले सांप ने आकर मेरे शंभू को डस लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि शंभू मर चुका था। बताइए सेठ, अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझसे मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। घबराओ मत बिरजू, घबराओ मत, शांत हो जाओ। अब होनी को भला कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, उन्हें बेचकर आज ही तुम एक नया बैल खरीद ले आओ, ठीक है? और कल से तुम्हारा जुताई का काम शुरू करो, ठीक? तुरंत ही माधव सेठ ने बिरजू को स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दे दी। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया। मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे ये सदानंद पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है? चलो जाकर देख लेता हूँ। क्या हुआ सदानंद, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम पर? अरे क्या बताऊं माधव सेठ, अरे परसों ही खेत में अनाज के बीज बो दिए थे, लेकिन आज आकर देखता हूँ तो सारे अनाज के बीज कबूतर और चिड़िया खा चुके हैं। अब दोबारा बीज बोने के लिए घर में बीज ही नहीं है और ना ही खरीदने के लिए पैसे। और अगर इस साल फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे इसमें रोने की क्या बात है सदानंद? ऐसा करो कि तुम कुछ पैसे रख लो, ठीक है? और उन पैसों से अनाज के बीज खरीद कर दोबारा खेत में डाल दो। और याद रहे, जब तक फसल पैदा होके काटने नहीं आते तब तक उसकी देखभाल करोगे, ठीक है?
माधव सेठ, आपका मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मुझे रोना आया। मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये है माधव। गांव में लोग प्यार से उसे माधव सेठ कहते थे, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था। जब भी कोई गरीब लाचार मुसीबत में होता तो वो अंदर से बहुत दुखी होता और पूरे दिल से अपने तरफ से उनकी मदद करता। हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता कि वो गरीब दुखी लोगों की किस प्रकार मदद करे। जब भी वो किसी की मदद करता तब लोग उसे भर भर के दुआएं देते, जिससे माधव सेठ बहुत खुश होता। लेकिन अरे सुना है कालू सेठ, वो गांव का माधव सेठ आजकल बहुत ही ज्यादा दान पुण्य कर रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। 4 पैसे के आ गए खुद को राजा महाराजा समझ रहा है। हाँ हाँ, जानता हूँ। खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है ना वो। जरा सा दान क्या करने लगा, खुद को कर्ण के भांति दानवीर समझने लगा। उसको तो मैं देख ही लूंगा। फिर कालू सेठ उस इलाके के डाकू गंगा सिंह को माधव सेठ को मारने की सुपारी दे दी। कौन? हाथ में चाकू लेकर क्यों आए हो? मैं चंगा सिंह इलाके का मशहूर डाकू। 50-50 कोस दूर जब रात में बच्चे रोते हैं ना, तो उनकी माएं मेरा नाम बताती है कि सो जा, नहीं तो चंगा सिंह आ जाएगा। फिर वो बच्चा सोता नहीं, फिर जोर जोर से रोता है। अरे चंगा सिंह, भला तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? अरे अभी मर ही जाओगे तो मरने से पहले बता देता हूँ। दरअसल गांव के कालू सेठ ने तुम्हें मारने की सुपारी मुझे दी है। तुम बड़े अच्छे अच्छे काम जो करते हो ना, गरीब लोगों की मदद करते हो, ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो तुम्हें मार के अपने रास्ते का कांटा निकाल रहा है, समझे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही माधव सेठ वहां से जी जान से भागता है, ये सोचकर कि आज उसका अंतिम दिन है। फिर माधव सेठ जंगल की ओर भागकर अंदर घने जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? कोई मनुष्य बड़ी मुसीबत में लगता है। चलो चलो उसे जाकर रोने का कारण पूछती हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हो? मोरनी बहन, मेरा नाम माधव है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। वहाँ मेरे दादा परदादा की जमीन है। मैं उसी में खेती का काम करता हूँ और जो भी भगवान की कृपा से मुझे मिलता है उसमें से मैं कुछ गरीबों में बांटता हूँ। जब भी कोई मेरे पास मदद मांगने आता है तब मैं उसकी मदद करता हूँ। इस प्रकार माधव सेठ अपनी पूरी कहानी मोरनी को बताता है। माधव की ये बातें सुनकर मोरनी बहुत दुखी होती है। अरे माधव भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गगनगिरी पर्वत पर एक तपस्वी बाबा रहते। मैं तुमको वहाँ लेकर जाती हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ तो समस्या का हल निकाल ही देंगे। फिर मोरनी
माधव सेठ को उस तपस्वी बाबा के पास गगनगिरी पर्वत पे लेके जाता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, आपके चरणों में एक मनुष्य सहायता मांगने के लिए आया है। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। फिर माधव सेठ अपनी पूरी कहानी उस तपस्वी को बताता है और बताता है कि अगर वो वापस गांव लौट भी गया तो कभी न कभी कालू सेठ उसे जान से मार ही देगा। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं तो सच्चे मन से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से मुझे रोक रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता ही देता है। जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे भुगतना ही पड़ता है, और जिन जिन को भी कुछ मिलने वाला है वो उन्हें मिल ही जाता है। अगर तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करना ही है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जिससे कि तुम एक चमत्कारी तोते के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रहे, इस काम में भी तुम्हें बहुत सारी कठिनाई आ सकती हैं। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर तपस्वी उसे एक चमत्कारी तोते में बदल देता है। फिर वो चमत्कारी तोता तपस्वी का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। हाँ, 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम ही नहीं मिला। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। हे भगवान, ऐसे में मैं क्या करूं? ये बेचारा तो बहुत दुखी है, उसकी मदद करनी ही चाहिए। इतना कहकर वो चमत्कारी तोता कुछ सोने के सिक्के उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के ये कहां से आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। प्रभु, कुछ तो दया करो। आज भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो मेरा परिवार मर जाएगा। अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। तभी पेड़ पर बैठा चमत्कारी तोता ने बहुत सारी मछलियाँ और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पोटली दे देता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से जाकर घर में बता देता हूँ। एक दिन बहुत सारे कौवे उस तोते के पीछे पड़ जाता है। कौवे तोते को चोंच मार मार कर घायल कर देता है। तोता आकाश में उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है और एक खेत में जाकर गिर जाता है। पानी, पानी। तभी वहाँ एक किसान पहुँच जाता है। अरे, ये तोता तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है। मैं तुरंत ही उसे पानी पिला देता हूँ। फिर उस किसान ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो चमत्कारी तोता स्वस्थ हो जाता है। चमत्कारी तोता उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। लगता है ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये तो कोई जादुई तोता है। काश ऐसा तोता मेरे पास भी होता। दिन रात काम करने की नौबत ही ना आती। सारी गरीबी एक पल में ही मिट जाती। फिर मैं जिंदगी भर आराम से बैठ जाता।
अरे भाई पता है, कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब किसी ने मेरे पास आकर सोने के सिक्के छोड़ दिए और चला गया। अरे सुनो सुनो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैं मछलियां पकड़ने तालाब के किनारे गया था तब मेरे पास भी कोई बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्के छोड़ गया। अरे भाई लोग, सोने की मोहरें तो मुझे भी मिली हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एक चमत्कारी तोता है। कल जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मुझे वो तोता तड़पता नजर आया। फिर मैंने उसे पानी पिलाया, फिर उसने मुझे सोने की मुद्राएं दी। ये एक जादुई तोता है जो सबको सोने की मुद्राएं दे रहा है। भाइयों, अगर हम सब मिलके उसे पकड़ लेते हैं तो हमारी